सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको प्रकृति वापस लौटाती है। यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमको रिटर्न में भी अच्छा मिलता है, और यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो हमको उसका रिटर्न वापस बुरा ही मिलता है। इसलिए हमेशा हमको अच्छा ही करना चाहिए, और जिस प्रकार से हम जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमको मिलता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं टिट फॉर टैट। ठीक उसी प्रकार से ये आज टॉपिक है गति का तीसरा नियम। गति का जो तृतीय नियम है, ये तृतीय नियम भी यही बता रहा है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी पर क्रिया करोगे, रिप्लाई के अंदर वैसी आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। मैं इस बोर्ड पर यदि धक्का लगा रहा हूं तो इधर से बल लगा रहा हूं तो बोर्ड भी मेरी तरफ एक धक्का लगाने का प्रयास करेगा। हर रिएक्शन का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये जो नियम है ये गति का तीसरा नियम होता है। क्या होता है गति का तीसरा नियम, कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इस नियम के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अतः अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। गति का तीसरा नियम, गति के, जैसा मैंने आपको इससे पहले दो वीडियोज के अंदर बताया था, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम। पहला नियम बल की परिभाषा देता है, गति का दूसरा नियम बल के सूत्र, मान या परिमाण को बताता है। गति का जो तीसरा नियम है ये बल की प्रकृति या गुण को बताता है। आखिरकार ये नियम होता क्या है, पहले अपन उस पर गौर करेंगे, तत्पश्चात इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है, इनकी सब हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखो, गति का तीसरा नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कभी भी हम एक्शन करते हैं तो एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दीवार पर अपन दौड़ते हुए गए और दीवार से टकराए, ऐसे ठप, तो दीवार से टकराए, दीवार पर आपने एक बल लगाया और बल का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई। बंदूक से गोली को अपन दागते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर गोली निकलती है आगे, क्रिया, और क्रिया की एकदम क्या होती है, प्रतिक्रिया, झटका लगता है। तो यहां पर पहली बात है प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह क्रिया और प्रतिक्रिया का तात्पर्य बल से, अर्थात प्रत्येक क्रिया बल का समान और विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन कई बार आता है कि गति के तीसरे नियम में प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो यहां क्रिया एवं प्रतिक्रिया का तात्पर्य, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का तात्पर्य बल से है। दूसरी बात क्या है, यहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का तात्पर्य किससे होता है, बल से होता है। ये पहला कण है, ये दूसरा कण है। पहला कण दूसरे पर जितना बल लगाएगा उसको बोल रहे हैं F21, दूसरे कण पर पहले के द्वारा लगाया गया बल सदिश राशि, इसलिए वेक्टर। तो जितना पहला कण दूसरे पर बल लगाएगा उतना ही पहले पर भी लगेगा दूसरे के कारण, F12। पहले कण पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल दूसरे कण पर पहले के द्वारा लगाए गए बल के बराबर, और क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अतः इस नियम को दर्शाने के लिए इस प्रकार से कहते हैं F12 बराबर माइनस F21। अच्छा, यह बताता है कि हर क्रिया बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है। प्रत्येक क्रिया बल का क्या होता है, एक प्रतिक्रिया बल होता है। अब आप कहोगे गुरुजी, आखिरकार क्रिया बल का प्रतिक्रिया बल होता है, इसका मतलब, और अपन इसको कैसे समझे। जैसे आपने किसी स्प्रिंग को दबाई। अब यहां पर एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने इस स्प्रिंग को दबाई तो अपन ने क्रिया करी, तो जितना जैसे अपन स्प्रिंग को दबाएंगे ना तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ एक दबाव दाएगी, टाइट से होएगा, दबाएंगे तो अपन पर भी ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने एक दाब बना रखा है, एक तरह से बल लगा रखा है। तो अपन ने स्प्रिंग को दबाई, अर्थात हमने लगाया क्रिया बल, और रिप्लाई के अंदर एक दबाव बना हुआ है, वो क्या है बताओ बच्चों, प्रतिक्रिया बल। ऐसे ही
ये जो नियम है ये सार्वभौमिक नियम है, सब जगह लागू होता है। हम जो है धरती जो है ये हमको खींच के रखती है, तो धरती हमको खींच के रखती है तो हम भी धरती को खींचते हैं। धरती हमको अपनी ओर जिस बल से खींचती है तो उतने बल से हम भी धरती को और खींचते हैं। तो बात ये आती है गुरु जी, हम तो उछड़ते हैं तो हम तो धरती की ओर आ जाते हैं, हम धरती हमारी तरफ क्यों नहीं आती? जब आप कह रहे हो कि दोनों बल लगाते हैं, धरती हमको अपनी ओर खींचती है क्रिया बल, और अपने यदि कहें कि हम भी धरती को खींचते हैं प्रतिक्रिया बल, तो फिर हमारा असर क्यों नहीं आता, हम ही धरती की ओर क्यों जाते हैं? उसका कारण कभी अपन आगे वीडियो के अंदर लेंगे, लेकिन मैं यहां पर हल्का सा बता दूं, क्योंकि धरती का बहुत ज्यादा द्रव्यमान है और बहुत ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण धरती हमारी ओर आती है, लेकिन नगण्य त्वरण से 0.0000000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यदि कैलकुलेट करके निकालते हैं तो लगभग 0 त्वरण से आती है, अर्थात आती ही नहीं है। लेकिन का मतलब यह नहीं है कि अपन धरती को नहीं खींच रहे। धरती जो है ये यदि किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वस्तु भी धरती को अपनी ओर खींचती है, अर्थात हर क्रिया बल का क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। इसका मतलब ये नियम ये दर्शाता है कि बल सदैव युगल में पाया जाता है। बल सदैव किसमें पाया जाता है, युगल में। तो अगली बात लिख रहा हूं, यह नियम दर्शाता है, यह नियम दर्शाता है कि बल सदैव युगल में, जोड़े में, युगल कह दो ऑब्लिक जोड़े, बल सदैव युगल या जोड़े में पाया जाता है। एकल बल का अस्तित्व संभव नहीं, अकेला कोई बल नहीं है। एकल बल का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात बल हमेशा पेयर के अंदर होता है, एकल बल का अस्तित्व संभव नहीं है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक फोर्स, एकल बल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब यह नियम दर्शाता है कि बल के अंदर एक खूबी होती है, बल के अंदर एक गुण होता है, और गुण क्या है कि बल कभी अकेला नहीं होता। इसका मतलब यह नियम बल के गुण को दर्शाता है। तो अगली बात, यह नियम बल की प्रकृति ऑब्लिक, या तो आएगा प्रकृति या गुण, क्वालिटी, बल की प्रकृति या गुण को दर्शाता है। अच्छा, अब बात यहां पर यह आती है कि क्या यह नियम गतिशील अवस्था में लागू होता है या स्थिर अवस्था में लागू होता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इस नियम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात है, जहां पर यदि कोई क्वेश्चन जो टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो जरिया होता है वो भी थ्योरेटिकल ही है। जिस टॉपिक के अंदर कोई फॉर्मूला आ रहा है, कोई डेरिवेटिव फॉर्म आ रही है, तो पक्का मानिएगा वहां पर न्यूमेरिकल डिजाइन हो रहे हैं। तो यहां पर इसमें चूंकि थ्योरेटिकल हिस्सा है इस नियम के अंदर, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी सामान्यतः थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन ये आता है कि गति के तृतीय नियम के बारे में क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो आपको पता होना चाहिए ये बातें बिल्कुल सही बातें इसकी हो रही है। अच्छा, और क्या बात है यहां पर? तो मैं आपसे पूछ रहा था, बताइए ये नियम स्थिर अवस्था में लागू होता है गतिशील अवस्था में? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? बताओ, ये नियम स्थिर अवस्था में लागू होता है या गतिशील अवस्था में? तो यहां पर मैं बताऊं, यह नियम दोनों अवस्थाओं में लागू होता है, स्थिर अवस्था में भी और गतिशील अवस्था में भी। जैसे ये मेज है और मेज पर कोई बुक रखी है, तो बुक ने अपना भार डाल रखा है मेज के ऊपर। भार का फॉर्मूला आपने भार वाला वीडियो में जान गए होंगे, भार को वेट बोलते हैं, फॉर्मूला होता है mg। m जो है किताब का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और भार डाल रखा है। भार एक बल होता है, भार क्या होता है, एक बल। और क्रिया बल का क्या होगा, एक प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल को मैं रिप्लाई फोर्स या रिएक्शन फोर्स R से दर्शा रहा हूं। रिप्लाई फोर्स बोल दो या रिएक्शन फोर्स बोल दो। तो बताओ स्थिर अवस्था में लागू है, किताब तो रखी हुई है, किताब गति थोड़ी कर रही है। जैसे अपन खड़े हैं यूं, तो अपन ने जमीन पर अपने भार के कारण कर रखी है क्रिया, और जमीन ने हमारे ऊपर क्या कर रखी है, प्रतिक्रिया कर रखी है। अच्छा, गतिशील अवस्था में लागू होता है। गतिशील अवस्था में जब अपन चलते हैं तो जमीन को पीछे की ओर, अपना पैर पीछे जाता है तो जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं और जमीन हमको आगे की ओर धकेलती है। अर्थात ये स्थिर अवस्था में भी लागू होता है और गतिशील अवस्था में भी लागू होता है। नाव जब अपन चलाते हैं तो नाव में जो पतवार है उनसे अपन पीछे की ओर पानी को धकेलते हैं, वो चाकों से, और नाव कैसे गति करती है, आगे की ओर। अर्थात अगली बात मैं यहां पर लिखूं, यह नियम स्थिर एवं गतिशील दोनों अवस्थाओं में लागू होता है, दोनों अवस्थाओं में लागू होता है। अच्छा, अब अगली बात यहां पर
कई बार ये आता है कि गुरुजी पहले होता है क्रियाबल और उसके बाद में होता है प्रतिक्रिया बल। पहले होता है क्रियाबल और दूसरी उसके बाद में क्या होता है प्रतिक्रिया बल। क्रियाबल क्या है कि मैंने इस पर बोर्ड पर एक बल लगाया तो क्रियाबल लगाया और उसका जो प्रभाव बढ़ा वो होगा प्रतिक्रिया बल। तो कई बार दिमाग में ये आ जाती है यार क्रियाबल पहले लगता है प्रतिक्रिया बल बाद में लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, दोनों एक ही क्षण पर उत्पन्न होते हैं। आपने जैसे क्रिया करी तुरंत वहां पर क्या हो जाता है प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। तो अगली बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के बारे में तो महत्वपूर्ण बात अगली वो यही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल होते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल में कारण एवं प्रभाव, क्या अपन कहते हैं क्रिया बल एक कारण था और प्रतिक्रिया बल उसका प्रभाव था, कारण एवं प्रभाव। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल को क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल को कारण एवं प्रभाव कहते हैं, कारण एवं प्रभाव समझते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल को कारण एवं प्रभाव समझते हैं जबकि दोनों एक ही क्षण उत्पन्न होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल को कारण एवं प्रभाव समझते हैं कि क्रिया बल कारण और प्रतिक्रिया बल उसका प्रभाव। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल को कारण और प्रभाव समझते हैं कि भाई पहले क्रिया बल हुई है फिर प्रतिक्रिया बल हुई, जबकि दोनों एक ही क्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है ये दोनों साथ साथ होते हैं। इस नियम में कारण प्रभाव का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। अच्छा, अगली बात यहां पर क्या है, आप एक चीज बताइएगा, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है अच्छा, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है तो इसमें कारण प्रभाव का कोई संबंध नहीं है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। आप ये बताओ क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर विपरीत है तो क्या इनका प्रभाव जीरो होगा क्या? आप जानते हो बल सदिश राशि है और यदि दो बल बराबर विपरीत है तो उनका जोड़ क्या होगा? जीरो। और क्या क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर विपरीत है तो इनका योग कभी शून्य होगा क्या? और यदि इनका योग शून्य होगा तो फिर तो इनका प्रभाव दिखेगा नहीं, जबकि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का तो प्रभाव दिखता है। पानी को धकेलते हैं पीछे की ओर और प्रतिक्रिया बल के कारण नाव चलती है आगे की ओर। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल अपना इंपैक्ट तो दिखाते हैं, लेकिन क्या इनका जोड़ कभी जीरो होता है क्या? जबकि दोनों बराबर है तो इनका जोड़ जीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है, क्या क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर विपरीत होते हैं तो क्या इनका योग शून्य होगा? तो आंसर आएगा इनका योग कभी भी शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो अगली बात यहां पर यह है कि क्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगने के कारण इनका जोड़ कभी जीरो नहीं होता। अपन जमीन को धकेलते हैं पीछे तो क्रिया और प्रतिक्रिया कहां होती है? अपने पैरों के तलवों पर। यदि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लगे तो पक्का है इनका जोड़ जीरो होगा, लेकिन क्रिया बल प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगने के कारण इनका योग कभी शून्य नहीं होता। तो अगली बात मैं यहां पर बता रहा हूं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगने के कारण इनका योग शून्य नहीं हो पाता, इनका जोड़ जीरो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं पर लगने के कारण इनका योग शून्य नहीं हो पाता है। एक ही वस्तु पर लगे तो पक्का मानिएगा इनका योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब बात यहां पर यह आती है, गुरुजी ये जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है इसके एग्जांपल्स क्या है दैनिक जीवन में? तो देखो हमारा चलना, ये इसका उदाहरण है। चलते हैं तो अपन क्रिया प्रतिक्रिया नियम से कैसे पैर को धकेलते हैं पीछे, क्रिया, और जमीन देती है उसमें तलवों पर, ले, प्रतिक्रिया। तैरने में अपन क्या करते हैं? पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो क्रिया, और क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। पक्षी जब उड़ते हैं तो पंखों से हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं, क्रिया, और क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। अच्छा, और नाव से तट पर आना, नाव से
तट पर आना। नाव से तट पर कैसे आते हैं? जैसे कोई नाव है और नाव तट पर है, तो नाव से अपन तट पर कैसे आते हैं? तो एकदम जंप लगाते हैं। नाव खड़ी हुई है, तट के पास में आ गई नाव, अब अपने एकदम तट पर कैसे जाए, स्थल पर कैसे जाए? तो एकदम जंप मारते हैं। तो क्रिया, और क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। अपन जब उछलते हैं जमीन पर, भागते भागते एकदम उछलते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं? क्रिया। और क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया, उससे उछलते हैं। ऐसे ही नाव का चलना, नाव में पतवारों से पानी को धकेलने पर, नाव में पतवारों से पानी को धकेलने पर नाव का आगे बढ़ना। अच्छा, और आप कहोगे और उदाहरण क्या है? और उदाहरण की यदि अपन बात करें तो वायुयान जो है एरोप्लेन, उसमें प्रोपेलर की जो ब्लेड है, ब्लेडों के नाम है प्रोपेलर की ब्लेड, वो क्या करते हैं? हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं और विंग्स उसकी हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं, उससे वायुयान किधर गति करता है? आगे। तो अगली बात लिख रहा हूं, वायुयान के प्रोपेलर के ब्लेड वायु को पीछे की ओर धकेलते हैं एवं वायुयान आगे की ओर गति करता है। एवं वायुयान आगे की ओर गति करता है। ये भी इसका उदाहरण है। और अपन यदि उदाहरणों की बात करें, इसके कौन कौन से ऐसे दैनिक जीवन में उदाहरण है जो इससे संबंधित है, तो इसके उदाहरणों में रॉकेट को कभी आपने देखा होगा, रॉकेट में से पीछे से निकलती है गैस। तो एग्जांपल्स चल रहे थे इसके, और एग्जांपल्स में रॉकेट के अंदर गैस भरी हुई होती है और ईंधन भरा हुआ होता है। इधर से ऑक्सीकारक कक्ष होता है जिसमें से ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन ईंधन दोनों जलते हैं और तेजी से गैस निकलती है। तो रॉकेट में दो कक्ष होते हैं, एक कक्ष इधर, एक कक्ष इधर। इसमें होता है इधर होता है ऑक्सीकारक कक्ष, क्योंकि रॉकेट को वहां जाना पड़ता है, अंतरिक्ष में जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती है वहां तक भी जाता है। तो यहां से ऑक्सीजन आती है, इधर से ईंधन आता है, दोनों जलते हैं और जलने वाले कक्ष को बोलते हैं दहन कक्ष, और दहन कक्ष में से तेजी से गैसें निकलती है। अब गैस निकलती है पीछे की ओर, लेकिन क्रिया और क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट किधर गति करता है? आगे की ओर। तो अगली बात मैं बता रहा हूं, रॉकेट की गति। और आप कहोगे और कौन से उदाहरण है? आपने कभी देखा होगा कोई गुब्बारा है और उसमें गैस भरी हुई है, अचानक उसकी पूंछ खोल दो। घर पर भी कर सकते हैं, गुब्बारा लेना, उसको फुला लेना और उसको यो फुला के पकड़ लेना उसकी चोटी, ये तेरे यहां से जिसमें फूंक मारी है ना उसको पकड़ लेना और अचानक छोड़ना। तो अचानक छोड़ते ही बताओ गैस किधर निकलेगी? पीछे की ओर, और गुब्बारा किधर जाएगा? आगे की ओर। जैसे इसको छोड़ोगे ना, गुब्बारा ऐसे भागेगा, फुर्र आगे भाग जाएगा। तो गुब्बारे की गति, गुब्बारे से गैस निकलने पर गुब्बारे का आगे बढ़ना, गुब्बारे का आगे गति करना। अच्छा, आप कहोगे और बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो एकदम बंदूक से गोली छोड़ी, जो क्रिया हुई, गोली निकली ठक, और ठक होते एकदम झटका, ठक ये होता है, ठक, तो पीछे की ओर झटका लगता है। तो बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर झटका लगना। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या है? उदाहरण है। ऐसे दीवार के पास में अपन जाते हैं और दीवार से दौड़ते हुए अपन जा रहे हैं, दीवार से एकदम टकराए तो एकदम दीवार भी हमारे पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और उतने ही बल से लगाती है जिसके कारण अपने एकदम चोट लग जाती है। तो अगली बात मैं लिख रहा हूं, दीवार से टकराने पर चोट पहुंचना। अपन ने करी क्रिया की क्या हुई? प्रतिक्रिया। टकराने पर चोट पहुंचना। ऐसे ही आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र, उसमें से क्या है, तेजी से जब गैस निकलती है तो उनको कसकर पकड़ते हैं। अग्निशामक यंत्रों को थोड़ा सा कस के पकड़ते हैं, उसकी जो नली है उसको और यंत्र को। कारण क्या है कि जब गैस निकलेगी ऐसे फुर्र, तो पीछे की ओर क्या मारेगी? एक झटका मारेगी। तो उसके कारण क्या होगा? यदि आपने उसको कस के नहीं पकड़ा तो आपके हाथ से वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा यंत्र, तो गिर जाएगा। फिर उठाने में दिक्कत आएगी, आग में गिर जाए, पता नहीं कहां गिर जाए।
तो इसलिए आग बुझाने वाले यंत्र को कसकर पकड़ते हैं ताकि जब क्रिया निकले अर्थात गैस निकले तो उसकी प्रतिक्रिया को अपन कस के पकड़ लिया तो सहन कर पाए। तो अगली बात मैं लिख रहा हूं, आग बुझाने वाले यंत्र को कसकर पकड़ना। आग बुझाने वाले यंत्र को कसकर पकड़ना। तो ये भी आपके क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण है। कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जो दैनिक जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है कि ये जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, इस क्रिया प्रतिक्रिया नियम में सवाल जो है वो आखिरकार कैसे आते हैं। ये तो अपन ने चलो पढ़ लिया, तो सवाल इसमें किस प्रकार से आते हैं तो जरा इसके सवाल देखिएगा। एक ठंडा पेय पदार्थ तुला पर रखा है। क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं, एक ठंडा पेय पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चों? पेय पदार्थ। ठंडा मतलब कोल्ड, ठंडा का मतलब क्या होता है? कोल्ड। और पेय पदार्थ जो पीने वाला पदार्थ, तो ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक है, ड्रिंक। एक ठंडा पेय पदार्थ तुला पर रखा है। एक ठंडा पेय पदार्थ क्या है? तुला पर रखा है। जब इसका ढक्कन खोल दिया जाए, जब इसका ढक्कन खोल दिया जाए तो जब इसका ढक्कन खोल दिया जाए तो उसका भार तुला पे रखा हुआ है, खोल दिया जाए तो उसका भार। ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और चौथा ऑप्शन है पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ये अब बताओ ये क्या है कि कोई तुला पर कोई कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये कोल्ड ड्रिंक्स की शीशी मान लो आप, ये कोई तुला है और तुला पर है। बताओ क्या होगा इसका पार्ट टाइम? पहले बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जैसे अपन ने रखी हुई है, अचानक इसका ढक्कन खोला। अब बताओ कभी आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का है, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला है, तो इनमें से जैसे अपन खोलते हैं सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और जैसे खोलते हैं तो एकदम गैस नहीं करते, तो गैस ऊपर बाहर की ओर ऐसे और दौड़ती है। तो क्रिया की क्या होगी? प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा? एक दबाव बढ़ेगा तुला पर, और तुला पर जब दबाव बढ़ेगा तो उसका पाठ्यांक पहले क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक गैस उस पर एक धक्का मार रही है, उसके बाद में उसका पाठ्यांक वही आ जाएगा जो वास्तविकता में उस बोतल के अंदर भरा हुआ पेय पदार्थ का ही है। तो एकदम वो तो एक्शन क्या हुआ? गैस निकली तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के कारण क्या है? तुला का पाठ्यांक एक बार बढ़ा, वो धक्के के कारण, उस क्रियाबल के कारण। लेकिन उसके बाद में वो क्षणिक होता है। गैस ऐसे तो है नहीं उसको खोल दी तो बोतल में हमेशा गैस फुर्र चलती रहे कोई 1 घंटे तक, वो थोड़ी देर चलती है आपके पास 10 सेकंड 15 सेकंड, तब तक तो बढ़ेगा, उसके बाद में घटेगा। तो राइट आंसर क्या है? पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। क्यों? तो जब तक वो गैस का प्रभाव है तब तक तो पीछे की ओर धक्के से पार्ट बढ़ेगा, फिर उसका नॉर्मल जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है उसकी जो नॉर्मल रीडिंग है उतनी वहां पर आएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक ठंडा पेय पदार्थ तुला पर रखा है, जब इसका ढक्कन खोल दिया जाए तो उसका भार क्या होगा? तो राइट आंसर है पहले बढ़ेगा और फिर क्या है? घटेगा। अच्छा, इसके बाद में आगे जो सवाल है, अगले यदि अपन सवाल की बात करें कि आखिरकार कैसे सवाल आते हैं। जब एक घोड़ा अगला क्वेश्चन है, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है। अब घोड़ा जिस गाड़ी को खींचेगा उसका नाम घोड़ा गाड़ी। बैल खींच रहा है तो बैलगाड़ी, तो घोड़े की गाड़ी तेरा नाम घोड़ा गाड़ी। तो जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता, चता खींचता है तो घोड़ा आगे किस बल के कारण गति करता है? घोड़ा आगे किस बल के कारण गति करता है?
ऑप्शन आप कहोगे गुरुजी चार ऑप्शन लिया हो तो ए बे से और दे। पहला, पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, घोड़े पर लगाया गया बल। दूसरा, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल। तीसरा, गाड़ी के द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। और चौथा ऑप्शन है घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल। घोड़े के द्वारा लिख देता हूं, चलो, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल। ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो। आंसर क्वेश्चन ये है, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने में सहायक होता है, तो वह बल, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा आगे किस बल के कारण गति करता है। या ये क्वेश्चन क्यों भी आ जाता है, वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने में सहायक होता है, यो भी आ सकता है। वह बल, भाषा है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने में सहायक होता है, घोड़े को आगे बढ़ने में सहायक होता है, आगे बढ़ने में सहायक होता है। कैसी भी भाषा आ जाए, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से लिखा है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ क्या होता है, घोड़ा भी अपनी तरह चलता है, टक टक टक, तो जमीन को धकेलता है पीछे की ओर, टक यो करता पर चलते हैं तो जमीन को, तो क्रियाबल। अब क्रियाबल का क्या होता है, प्रतिक्रिया बल। तो घोड़े को अपन आगे की ओर, घोड़ा किस बल के कारण धकेल रहा है, वो हो रहा है पृथ्वी के तल द्वारा, पृथ्वी की जो सतह है वो घोड़े पर बल लगाती है, क्योंकि घोड़ा पृथ्वी को धकेलता है, क्रियाबल। और क्रियाबल का क्या होता है, प्रतिक्रिया बल। तो राइट आंसर आएगा पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल के कारण। तो ये भी आपका ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, राइट आंसर है पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। तो इसके कारण घोड़ा जो है वो आगे की ओर गति करता है और यह बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता देता है या सहायक होता है। आप कहोगे गुरुजी और सवाल कैसे आते हैं, जरा लेके तो आओ। तो और सवाल मैं यहां पर बताऊं, एक मेज पर एक पुस्तक रखी है, एक मेज पर एक पुस्तक रखी है। अच्छा, पुस्तक ने मेज पर क्रियाबल, पुस्तक के द्वारा मेज पर, पुस्तक के द्वारा मेज पर क्रियाबल, मेज पर तो कौन सा बल होगा, मेज पर क्रियाबल, एवं मेज द्वारा पुस्तक के द्वारा मेज पर क्रियाबल एवं मेज द्वारा पुस्तक पर प्रतिक्रिया बल के मध्य कोण क्या होगा, क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं मैं। एक मेज पर एक पुस्तक रखी है, ये मेज है, इस पर कोई पुस्तक रखी है, किताब रखी हुई है, ठीक है। पुस्तक के द्वारा मेज पर क्रियाबल हो रहा है, भार के कारण, तो ये क्रियाबल क्या होगा यहाँ पर, पुस्तक का भार। अच्छा, मेज क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल। तो पुस्तक के द्वारा तो मेज पर क्रियाबल एवं मेज द्वारा पुस्तक पर प्रतिक्रिया बल, तो ऊपर की ओर कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल, ये प्रतिक्रिया बल। तो बताओ, पुस्तक के द्वारा मेज पर क्रियाबल एवं मेज द्वारा पुस्तक पर प्रतिक्रिया बल के मध्य कोण क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये डायग्राम बनाने से आपको मेरे हिसाब से आंसर इसका पता चल गया होगा। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री, 30 डिग्री और 360 डिग्री। बताओ क्या होगा, कितना यहां पर कोण बनेगा। इसको 60 डिग्री मान लो, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये इसके 4 ऑप्शन देती है। तो बताओ यहां पर ये क्रियाबल इधर, प्रतिक्रिया बल इधर, और बताओ यदि कोई 2 है, एक इधर एक इधर, उनके बीच में जो कोण बनेगा, तो बताओ उनके बीच में कितना कोण बनेगा। अरे इनके बीच में कितना कोण बनेगा, ये तो बताओ कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। आप जानते हो एक इधर, तो उनके बीच में जो बनने वाला कोण सरल कोण, अरे सरल कोण ही तो है ये 180 डिग्री, राइट। ये ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, वो तो 180 देगा, उसके अलावा 0, 180, 30, 60, परीक्षा में 60 आया हुआ इसलिए मैंने 60 लिखा, चाहो तो 360 लिख दो, कुछ भी लिख दो। राइट आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 180।
तो यहां पर ये भी क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के बीच में कितना कोण होगा, तो क्या बोलोगे 180 डिग्री। तो ये भी इसका आंसर। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वापस वही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन यहां पर जो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन ये है, वायु में गतिशील वायुयान, वायु में गतिशील वायुयान जब एक पक्षी से टकराता है, जब एक पक्षी से टकराता है, ये कोई वर्ड है, वायु में गतिशील कोई वायुयान जब एक पक्षी से टकराता है तो वायुयान की तुलना में पक्षी पर, तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। तो यहां पर ऑप्शन में बोल रहा हूं, बहुत अधिक, कम, समान, शून्य। तो 4 ऑप्शन है यहां पर। बहुत अधिक, इसी रूप में आया है क्वेश्चन, बहुत अधिक। दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन है समान, चौथा ऑप्शन है कम। 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है, वायु में गतिशील वायुयान, वायु में चलता है वायुयान एरोप्लेन, तो वायु में गतिशील वायुयान जब एक पक्षी से टकराता है, किससे टकराया, एक पक्षी से, तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल, वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव किया गया बल होगा बहुत अधिक, शून्य, समान और कम। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक हमने पढ़ा है गति का तीसरा नियम, और इसके बाद में बात आती है संवेग संरक्षण नियम की। तो ये जो संवेग संरक्षण नियम और गति का तीसरा नियम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण नियम आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से संबंध है, इनके संबंध रखते हैं। तो ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि संवेग संरक्षण नियम जो पढ़ाऊंगा आपको मैं वीडियो के अंदर आगे, कि संवेग संरक्षण नियम और गति का तीसरा नियम एक दूसरे से संबंधित है। तो ये आज अपन ने गति के तीनों नियम, आपको 2 वीडियो मैंने पहले बता दिए, गति का पहला नियम, दूसरा नियम, और आज हमने गति का कौन सा पढ़ा है, तीसरा नियम। इसमें क्या क्या खूबी होती है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी, जिसको कि आप रियलाइज करते हो कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो पक्का मानिएगा कि ये आपका गति के तीसरे नियम से संबंधित है, और ये नियम हर जगह पर लागू होता है, स्थिर अवस्था में भी और गतिशील अवस्था में भी। तो ये हमने पढ़े हैं तीनों वीडियोज के अंदर गति के तीनों नियम, और तीनों वीडियोज को आपने भली बात अच्छे से समझ लिया होगा। छोटी कक्षाओं से ही लगातार एक गति के नियम पाठ्यक्रम में जुड़ते आते हैं, और यहां तक 11वीं कक्षा तक, 9वीं और 11वीं कक्षा तक में इनको दिया हुआ है। और इनकी यूटिलिटी चूंकि हर क्लासेज के अंदर होती है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे सैद्धांतिक परीक्षाएं हो, इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।